Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our PYQs of CAT exam guys. तो CAT 2024 के slot 1 के सभी PYQs हमने डिस्कस कर लिए हैं और वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. इन सभी PYQs की जो PDF है ईयर वाइज स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 ये सभी PDF मैंने हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है. उसी एप्लीकेशन में हर एक क्वेश्चन के सामने आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के लिए. वहां क्लिक करेंगे और वीडियो सॉल्यूशन प्ले हो जाएगा. तो सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आपको उस पीडीएफ में मिल जाने वाले हैं. तो वो पीडीएफ लेने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. आई गारंटी यू गाइस कि सभी पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाने वाले हैं उन पीडीएफ से. तो कैट 2024 के स्लॉट 2 से हम शुरुआत करते हैं गाइस. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है स्टूडेंट्स जो कि बेस्ड था रिमाइंडर्स के ऊपर. रिमाइंडर्स तो हमने पढ़ा है, अभी भी आपका यूट्यूब पर सारे वीडियोस पढ़े हैं जिसके अंदर मैंने कंप्लीट रिमाइंडर्स को डिस्कस किया है. सारे बेसिक्स, नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम्स, जो भी थ्योरम्स हो सकती है, यूलर है, विल्सन है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है. तो उन वीडियोस को कवर अगर करना चाहो तो कर लो, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है. ओके नाउ when 3 to the power triple 3 is divided by 11 the remainder is what. काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आप इसको बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं और यूलर थ्योरम का ही एक ग्रुप है फर्मेट्स थ्योरम, वहां से भी यूज दे सकते हैं. तो मैं थ्योरम से ही सॉल्व करने वाला हूं. देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट होता है कि a is to the power p minus 1 अपॉन p वेयर p is प्राइम नंबर. बच्चों ध्यान दें, जहां p क्या है, p is a prime number and a and p are co-primes. a and p are what guys? a and p are co-prime numbers. ये कैसा नंबर है? co-prime numbers है. क्लियर? a and p are co-prime. इस केस के अंदर रिमाइंडर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर हमेशा 1 होता है. तो स्टूडेंट्स कितनी छोटी बात है. फॉर एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दूं मैं आपको. 5 की पावर 30 अपॉन 31 अगर कहीं दिख गया आपको, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? 5 और 31 क्या है? कोप्राइम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 31 आपका एक प्राइम नंबर है. तो आप चिल्ला चिल्ला क्यों बोलोगे बच्चों? क्या आप बोलोगे सर और 31 से एक कम आ रहा है? इस केस के अंदर बिना सॉल्व किए आप बोलने वाले हो कि रिमाइंडर 1 बनने वाला है. अगर स्टूडेंट यहां 5 की पावर 30 ना होके अगर 90 भी होता अपॉन 31 ऐसा कुछ होता, तो क्या आप इसको ऐसा लिख देते कि 5 की पावर 3 की पावर 30 डिवाइड बाय 31. अभी भी स्टूडेंट ये बनता 125 की पावर 30 डिवाइड बाय 31. तो आपका रिमाइंडर तो 1 ही आता ना. अरे बोलो हाँ या ना. क्यों? क्योंकि ये p और ये p माइनस 1 है. ये हमारे इसी रूल से हम वापस बोल देते क्या स्टूडेंट्स की रिमाइंडर 1 होगा. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि ना केवल p माइनस 1, अगर p माइनस 1 का कोई मल्टीपल भी होता तो भी आपका रिमाइंडर 1 ही होता. तो इसलिए इसको आप थोड़ा और रेक्टिफाई कर लें कि p माइनस 1 का कोई मल्टीपल भी अगर हुआ तो भी आपका रिमाइंडर 1 ही होता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं. देखो ये क्या है? 3 की पावर 333 डिवाइड बाय 11 दिया है. एक काम करता हूं सर, देखो 3 और 11 तो कैसे हैं? कोप्राइम है आपस में. अगर पावर में मैंने p माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 10 का मल्टीपल मेंटेन कर लिया तो रिमाइंडर मेरा 1 बन जाएगा फॉर श्योर. तो आप बोलोगे सर 10 का मल्टीपल, इससे जस्ट छोटा 10 का मल्टीपल 3 की पावर 330 इंटू 3 क्यूब अपॉन 11 करना पड़ेगा. ऐसा करने से हुआ क्या स्टूडेंट्स कि ये अंदर बन गया 3 की पावर 33 की पावर 10 इंटू 27 डिवाइड बाय 11. अब यहां बात पता पड़ती है सर कि ये रूल काम कर रहा है सर. देखो 11 है और ये p माइनस 1 है और 3 की पावर 333 जो भी वैल्यू होनी है वो 11 का मल्टीपल नहीं होनी है या 11 से कोप्राइम ही होनी है. बोलो हाँ या ना. तो आपने कहा छोटी सी बात सर, यहां तो रिमाइंडर बन गया 1, 27 में 11 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर आया 5. 5 इंटू 1, करेक्ट आंसर आपका 5 ही बन रहा होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। मैंने हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर बेसिक्स से भी सॉल्व कराया है। अगर आपको कोई थ्योरम नहीं पता है तो भी सिंपल कैलकुलेशंस करके आप इसका सही आंसर 5 ले आते इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। इजी भी था लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे। इफ m एंड n आर नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन 1। देखो m की पावर n जो है ना, वो आपको दिया है 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 40, ऐसा कुछ दिया है। और बच्चों ने क्या दिक्कत हो गया, बच्चों के लिए बच्चे सोचने लगते हैं कि सर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया है कहीं ना। ध्यान से समझे बच्चों कैसे क्या करना है इसको। 2 की पावर 25, बच्चे सोचते हैं कि सर इसको भी 3 की पावर 25 कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 6 की पावर 25 बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां 3 की पावर 15 बच जाएगा। आप कुल मिला के m इस टू दी पावर n की फॉर्म में इस नंबर को नहीं लिख पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। हो सकता है कि आप ऐसा लिख लो कि 6 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 15 25 है ना। तो स्टूडेंट्स अब दिक्कत कहां आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कि हमें m और n दो नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन यहां तो हमको चार नंबर दिख रहे हैं, 6 3 25 15, इसी फॉर्म में लेके आना है। तो छोटा सा काम है स्टूडेंट्स, बहुत इजी काम है। ऐसा करने के बजाय आपको अगर m अपॉन n ही चाहिए, m की पावर n चाहिए गाइस, तो इन दोनों पावर का HCF कितना है? सर इन दोनों पावर का HCF तो 5 है। अरे बोलो हाँ या ना। तो एक काम करता हूं, मैंने लिखा 2 की पावर 5 की पावर 5, 2 की पावर 25 को मैंने ऐसा लिख दिया, और 3 की पावर 40 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 8। तो ध्यान देना, 3 की पावर 8 की पावर 5। तो क्या अल्टीमेटली स्टूडेंट ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 की पावर 5 बना? अरे बोलो हाँ यार। तो आपने कहा सर 2 की पावर 5 तो होता है 32 इंटू 3 की पावर 8। अब 3 की पावर 8 चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, नहीं तो चलो निकाल लो आप एग्जैक्ट वैल्यू। 3 की पावर 8, क्या ये 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 है? हाँ सर। 3 टू दी पावर 4 तो 81 होता है, तो अल्टीमेटली ये 81 इंटू 81 है, बोलो हाँ या ना। और उसकी पावर बना स्टूडेंट्स 5। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, आपको चाहिए m माइनस n का वैल्यू, m माइनस n का वैल्यू चाहिए। मतलब देखो, क्या ये m टू दी पावर n की फॉर्म बन चुकी है? आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के क्या स्टूडेंट्स, आप बोलोगे छोटी सी बात, आप बोलोगे सर तो इसको सॉल्व करने पर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, पावर 5 है तो n की वैल्यू तो 5 पता पड़ गई, लेकिन बेस में कोई बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है। आपके पास कैट एग्जाम में कैलकुलेटर भी होता है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे कंसंट्रेट करिए किसके ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर। तो आपको पता पड़ेगा सर जब 2 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर सॉल्व होके लास्ट में 2 ही देगा फॉर श्योर, बोलो हाँ या ना। और उसकी पावर करना पड़ेगा 5। क्या मेरी बात समझ में आई? लास्ट में 2 है, और अगर ये पूरा m जिसके लास्ट में 2 है और ये n है, तो लास्ट में 2 और 5 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा m माइनस n, तो लास्ट में 7 आना चाहिए। तो आपको पता पड़ेगा सर ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अगर सभी के यूनिट प्लेस अलग अलग होते तो हमारा आंसर अभी तक आ चुका होता। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट ही निकालने हैं? बोलो हाँ या ना, क्योंकि बी या सी में से कोई आंसर है और केवल लास्ट 2 डिजिट का ही डिफरेंस है। देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, टेंशन ना लें, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना बनेगा, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना 6561 बनेगा की पावर 5। जब सॉल्व करेंगे अच्छे बच्चे क्या करेंगे, 6561 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उन्हें पता है कि केवल लास्ट 2 डिजिट पता पड़ गई, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर 37 आ गया, अगर 47 आ गया तो मैं मेरा आंसर आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट पे ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब सॉल्व करेंगे 32 को 61 से मल्टीप्लाई करना, बच्चे बोलेंगे सर 32 को 61 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही इजी बात है जी सर, लास्ट में मिलेगा 52 की पावर 5 मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। आप चाहो तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो,
यहां 5 2 मिला, m की वैल्यू जो बन रही है सर बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, हमने पूरी नहीं निकाली लेकिन लास्ट में 5 2 है, n की वैल्यू 5 है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो लास्ट में 4 7 ही बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ऐसे कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि आप काफी अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Rajesh age was same as the present age of गरिमा, बच्चों ध्यान दे, राजेश की एज मैंने मान लिया कि y और प्रेजेंट एज जो गरिमा की है, प्रेजेंट एज मैंने गरिमा की x मानी और मैंने ये माना कि y ईयर पहले राजेश की एज जो रही होगी वो गरिमा जितनी रही होगी। आप बोलोगे सर y ईयर पहले अगर राजेश x साल का था, x ईयर्स का था, तो आज राजेश x प्लस y का होगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। When Rajesh age was same as the present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2। तो मैंने ये प्रेजेंट एज मानी है बच्चों, ध्यान दें, मैंने राजेश की एज मानी है x प्लस वाई, मतलब y ईयर पहले राजेश x ईयर का था, y ईयर पहले मतलब इसमें से y सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो हाँ या ना। When Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, the ratio of the ages of Rajesh and Garima will become what? बच्चों आपको क्या दिया है? When Rajesh age was same as the present age of Garima। बच्चों राजेश की एज जब गरिमा की प्रेजेंट एज जितनी थी, बच्चों ध्यान देना, गरिमा की एज x है और राजेश की एज x कब थी स्टूडेंट्स? y ईयर पहले। तो y ईयर पहले राजेश की प्रेजेंट एज अगर x प्लस वाई है तो राजेश की y ईयर पहले जो एज रही होगी वो x रही होगी, बोलो हाँ या ना। और y ईयर पहले गरिमा की जो एज रही होगी वो x माइनस वाई रही होगी और ये राजेश की एज रही x। बच्चों राजेश और गरिमा का रेशियो दिया है आपको 3:2, मतलब मैं गरिमा और राजेश लिख रहा हूं तो ये लिखूंगा 2:3। क्या मेरी बात समझ में आई? कितनी छोटी बात है, ये बात तो समझाने की भी नहीं थी। यहां से हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, x और y का रेशियो निकल जाएगा, तो आपने कहा सर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x। तो यहां से हम बोलेंगे सर कि 2x विल बी इक्वल टू 3y, सॉरी x विल बी इक्वल टू 3y। तो आपने कहा सर x अपॉन y आ जाता है 3:1। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? x और y का रेशियो आ गया है 3:1। क्लियर? नाउ व्हेन गरिमा's एज becomes the same as the present age of राजेश, बच्चों गरिमा की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? आज प्रेजेंट एज राजेश की है x प्लस वाई, गरिमा है x ईयर की, तो कितने साल बाद ये x प्लस वाई हो जाएगी? आप बोलोगे सर आफ्टर y ईयर गरिमा विल बिकम x प्लस वाई एंड आफ्टर y ईयर राजेश विल बिकम x प्लस वाई, तो x प्लस 2y। और ये दिया आपको कितना स्टूडेंट्स? इसका रेशियो आपसे पूछा है कि क्या रेशियो आना है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि x की जगह आपने प्लेस किया भोले भाले बच्चों कितना? आपको उल्टा पूछा है, राजेश टू गरिमा पूछा है, हम गरिमा टू राजेश कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दे, उल्टा कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात। x प्लस वाई मतलब 3+1 और 3+2, तो 4/5 आया है बच्चों आंसर। लेकिन राजेश टू गरिमा पूछा है तो 5/4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे कितनी इजी क्वेश्चन है यार। तो ये एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर अगर आपने अटेंड किया है तो इतने ही इजी बन जाते हैं, केवल एक एक कंडीशन से और कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल are 1 2 7 2 1 10, then the radius of the in circle of the triangle is what?
बच्चों इन रेडियस निकालने के अलग अलग ट्राइंगल जो होते हैं उनके अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल है कैसा। पहला कोऑर्डिनेट मैंने दिया है बच्चों 1,2, उसको मैंने 8 पॉइंट मान लिया। दूसरे को मैंने 7,2 बोला, तीसरे को बोला 1,10। अगर मैं तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं इनके बीच की दूरी निकाल लूंगा, और तीनों साइड्स अगर मुझे पता पड़ जाएगी तो मुझे पता पड़ जाएगा कि ट्राइंगल है कैसा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन रेडियस के लिए, a/2√3, वो लिखा है मैंने आपको, कई जगह हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ना होके राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, और यही कंसेप्ट स्लॉट 1 में भी पूछा गया था कैट 2024 में। आप बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी की डिस्टेंस निकालो, तो ए बी कितने आने वाली है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपने कहा वो तो 0 बना, तो अल्टीमेटली ए बी आती है 6। बीसी कितनी आती है सर, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर वो -8 का स्क्वायर बन रहा है, तो आप -8 का स्क्वायर तो +64 ही बन जाएगा, लिख दो -8 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, मतलब 36 प्लस 64 100 मतलब 10 आया। और सी ए कितना आ जाएगा सर, सी ए 1 से 1 कैंसिल है सर, 10 और 2 का डिफरेंस 8 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये 8 आ रहा है। सर अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स अगर 6, 8 और 10 आ रही है तो क्या वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ है सर तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्जेस्ट साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनियस है, और राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, तो आप बोलोगे 6 प्लस 8 माइनस 10/2, तो अल्टीमेटली आपने बोला स्टूडेंट्स 14 माइनस 10/2 मतलब 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सर एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया भी था स्टूडेंट्स, वो क्या था, वो ये भी था कि लिख लो, एक फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये भी एक इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया तो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 6 इंटू 8 अपॉन हाफ ऑफ द पेरीमीटर 6 प्लस 8 प्लस 10, तो आपने कहा सर ये तो बन गया सर कुछ 24, उसका भी हाफ सेमी पेरीमीटर 12, आपने कहा सर ये तो 48/24 मतलब 2 सेंटीमीटर बन गया। चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ये दोनों फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको याद रहे, दिस फॉलोज फॉर एनी ट्राइंगल एंड दिस फॉलोज फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेचारा, बहुत ही मासूमियत भरा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। बीना इनकर 19% लॉस व्हेन शी सेल्स ए प्रोडक्ट एट 4860 टू श्याम। बच्चे ध्यान दे, माना कि बीना ने बीना के लिए जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा बीना के लिए वो मैंने मान लिया स्टूडेंट्स की 100x रहा होगा, और उसने 19% लॉस पर बेच दिया है किसे गाइस, शाम को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बीना मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ शाम। ये कितनी छोटी बात है स्टूडेंट्स, जितने में ये बेचेगी उतने में शाम खरीदेगा, और बेचा कितने में था 4860 में। आप बोलोगे सर और 19% का लॉस हुआ था, मतलब अगर बीना की कॉस्ट प्राइस पे 19% का लॉस मतलब 81x में बिकेगा आर्टिकल इफ द सीपी इज 100x, तो ये था आपका 4860। तो आपको यही पता पड़ गया स्टूडेंट्स
कि x की वैल्यू आती है 60, मतलब बीना के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो 6000 का था, बोलो हाँ, है ना। बीना ने ये आर्टिकल 6000 में खरीदा था, दैट्स इट। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, बच्चे ध्यान दे, श्याम ने भी ये किसे भेज दिया था, हरी को भेज दिया था, क्लियर। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, बच्चे ध्यान दे, सेलिंग प्राइस ऑफ श्याम जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ हरी के इक्वल है। ये एक लाइन बीच में और पढ़नी थी आपको। Who in turn sells this product to हरी, हरी को बेच, श्याम ने हरी को बेच दिया है। She would have obtained 17% प्रॉफिट, बच्चों ध्यान देना, तो 17% प्रॉफिट अगर उससे होता, किसको प्रॉफिट होता स्टूडेंट्स, बीना को। बीना बेचती 17% प्रॉफिट पर, मतलब 117x में बेचती। आप बोलते सर इसकी वैल्यू निकाल लो, x आपका 60 है, 117 को 6 से मल्टीप्लाई, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको 7020 मिलेगा, x की वैल्यू प्लेस कर दे, या इसके अंदर 17% ऐड कर दे। 6000 का 1% 60, तो 17%, 17 6 102, अल्टीमेटली 1020 आएगा। तो इसका मतलब बीना अगर 7020 रुपए में सेल करती है हरी को, तो उसे 17% प्रॉफिट होता है। लेकिन बीना ने क्या किया स्टूडेंट्स, इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, बच्चों ध्यान दें, ये 7020 रुपए में हरी खरीदता है श्याम से, इस लाइन का ये मतलब हुआ, मतलब श्याम ने ये आर्टिकल 7020 रुपए में हरी को बेचा था, तो प्रॉफिट पूछा है श्याम का। तो श्याम ने ये खरीदा कितने में था सर, श्याम ने ये खरीदा था स्टूडेंट्स 4860 में। सीपी ऑफ श्याम was 4860 and SP for Shyam was 7020। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपसे पूछा है स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटी बात है कि हम इसे बोल देंगे सर 160 रुपए। 2160 रुपीज द करेक्ट आंसर। आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों 1 सेकंड यार, बच्चों 1 सेकंड चेक कर लें इसे एक बार। सब्ट्रैक्ट करिए, 702 में से आपको ले जाना है 486, तो 14 और 2 एक्स्ट्रा है, तो आपका ये 2160 ही बन रहा होगा, क्लियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है 2160 रुपी फॉर दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम बेसिक्स के अंदर ही कर लेते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन इट वॉज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। बच्चों ध्यान दें, the sides AD and BC when extended intersect at point E if AB equal to 2 cm, CD equal to 1 cm। बच्चों ध्यान दें, आपको एक बनाना पड़ेगा आपका ट्रेपेजियम, कुछ ऐसा ट्रेपेजियम रहा होगा। AB आपकी बड़ी रही है, CD आपकी छोटी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप AB को 2 ले लो और CD को आप ले लेंगे 1। बच्चों ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स की, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। बोला भी है बच्चों AB मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। AB और CD आपको पैरेलल भी बोले हैं, और बोला है बच्चों कि अगर AD को एक्सटेंड करें और BC को एक्सटेंड करें तो ये जाके मिलेंगे कहां, जाके मिलेंगे E पर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है E पर कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, क्लियर। आपको ये 2 दिया है और ये 1 सेंटीमीटर दिया है, आपको निकालना है स्टूडेंट्स क्या, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AEB, मतलब ये पूरा ट्राइंगल जो दिख रहा है इस पूरे का आपको निकालना है पेरीमीटर। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है सर कि सर ये छुटकू एंगल, ये अगर मैं ट्राइंगल, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल DEC
और ट्राइंगल ए ई बी को कंसीडर करूं, तो आप बोलेंगे सर कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना है बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन्हें हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोलो हाँ या ना। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना है। बच्चों अगर अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब वो दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं स्टूडेंट्स? सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। इस एंगल के अपोजिट यहां आपको 1 दिख रही है, यहां आपको 2 दिख रही है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल, छुटकू ट्राइंगल डीईसी और ट्राइंगल एईबी की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 होगा फॉर श्योर। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां अगर 1:2 है तो सभी साइड्स का रेशियो 1:2 बनना है। आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर है। और आपको बोला है स्टूडेंट्स, तो मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? द पेरीमीटर ऑफ ABCD 6 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। ABCD ये जो आपको पूरा ट्रेपेजियम दिया है, इसमें दो साइड तो आपको दिख रही है, ये दो साइड तो आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और चारों साइड का सम दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। मतलब AD और BC मिलके भी कितनी बनाएगी स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर ही बनाएगी। तो मैंने ये बोला स्टूडेंट्स कि ये अगर x है तो क्या ये पूरी 2x होगी? अरे बोलो हाँ या ना। और ये अगर y है तो क्या ये पूरी 2y होगी? क्यों सर? बिकॉज इस एंगल के अपोजिट छुटकू ट्राइंगल में y है, तो इस एंगल के अपोजिट जो बड़ा ट्राइंगल AEB है वो 2y होनी चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 है। तो आपने कहा स्टूडेंट्स कि ये अगर पूरी 2y है और ये y है, मतलब BC भी y थी और AD भी x थी। और यहां से पता पड़ता है सर कि ट्रेपेजियम ABCD का पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 6 बनना चाहिए। मतलब x प्लस वाई कितना होगा? 3 होगा। x प्लस वाई अगर 3 होगा तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल x प्लस वाई आपका 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल AEB का पेरीमीटर क्या बच्चों 2x प्लस 2y प्लस 2 कर दूं? तो मेरा आंसर होगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो आपने 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस 2। x प्लस वाई कितना है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर वो तो 3 है, तो आपने कहा सर ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 आपको मिलता है स्टूडेंट्स 8। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ था गाइस। ज्योमेट्री के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए। दो क्वेश्चन इनफैक्ट किया हमने जो कि ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड था। और मैं आपको हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स कि ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, सर्च और इंडेक्सेस हो गया, यही क्वेश्चंस डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके टोटल स्कोर में। तो आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन सबको अच्छे से कवर करना चाहिए। अर्थमेटिक भी कवर करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक कवर नहीं करना है। अर्थमेटिक को तो अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है कि अर्थमेटिक तो मेरे इतना अच्छा किसी को नहीं आता है, लेकिन अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी आपको बहुत ज्यादा रिवीजन और कंप्लीट फॉर्म में आपको इन टॉपिक को कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.